Hello students, electromagnetic induction DPP2 which is based on Faraday's law. फैराडे के लॉ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेसिक है। एक लाइन में बोलता हूँ, इसके बाद लोग इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। उसने बोला है कि कोई भी कंडक्टिंग लूप अगर प्लेस्ड है उससे पास होने वाला फ्लक्स, इन केस मैग्नेटिक फ्लक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उससे पास होने वाला फ्लक्स अगर वो टाइम के साथ चेंज होता है तो यही नंबर इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। दैट मीन्स उस लूप पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसके बेसिस पर करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। ये इनका क्रक्स लॉ का जो पॉइंट है, इस पर क्वेश्चंस रहेंगे। सो लेट्स टेक वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 that says magnetic flux linked with a coil is given by an equation phi is equal to this। ये जो phi दिया जा रहा है ये बेसिकली फ्लक्स का फॉर्मूला है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा उसके बारे में बात करनी है और किस टाइम पे बताना है, 4th सेकेंड पर। डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है। सो अगर आपको फ्लक्स पता है सो इस फ्लक्स से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं induced EMF, that is going to be minus d phi by dt. Now differentiate करना is easier, so that will become minus 16t plus 3। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। अच्छा, ये माइनस तो उसके सेंस को बताता है, मैग्नीट्यूड देखना होगा तो माइनस हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू बतानी है, we need to find at t equal to 4, so EMF will turn out as a minus 16 into 4 plus 3, so that turned out to be 64 plus 3, so 67 volt or unit, whatever the unit is following। वेबर में है इसलिए वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये जो माइनस साइन होता है कभी ऑप्शन में मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो अगर ऑप्शन में नहीं भी है तो चलता है, बिकॉज ये बताता है किस सेंस में जाएगा और वो अपोज करने वाला पॉइंट जो है उसका यूज करेंगे। सो आई वी विल गिव द आंसर एज ऑप्शन सी। सी विल बिकम द करेक्ट रिस्पॉन्स। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, इसको रीड करते हैं। It says a coil of area, so area is known and number of turns are also known। That says this with a magnetic field directed perpendicular to the planes, so field और उसके बीच का plane के बीच का एंगल 90 है, is changing at a rate of 10 raised to power 8 Gauss per second। सो इन्फॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करें, गिवन नंबर्स में एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करें सो दैट्स 10, रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। सॉल्व करने का अच्छा टेक्निक होता है, यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग कि क्या गिवन है एंड देन फाइंड आउट कि कौन सा सॉल्यूशंस कौन सा फार्मूला उसके साथ शूट करने वाला है। ये गिवन है 10 raised to power 8 Gauss per second। अच्छा, ये इसको भी हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 into 10 raised to power minus 4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, which is basically 10 raised to power minus 3 मीटर स्क्वायर। ये इतना प्रॉपर यूनिट पर ही है। इसको गॉस को अगर कन्वर्ट करना चाहें टेस्ला में, सो ये बन जाएगा 10 raised to power 4 टेस्ला per second, because you must be knowing the conversion factor। The resistance of the coil is also known to us, so resistance is 20 ohm। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है। पूछा करंट कितना आएगा, सो वी नो कि जो इंड्यूस्ड करंट रहेगा, इंड्यूस्ड करंट, सो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू, इसको जो हम लोग लिखेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी E by R। E is basically minus d phi by dt, the rate at which this flux is changing। d phi by dt को अगर आप प्रॉपर्ली लिखोगे, माइनस साइन यू कैन एलिमिनेट बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करेंगे तो ये बन जाएगा n dv by dt into area divided by distance। ये सारे नंबर्स अपने को पता है, यहाँ से करके रख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इज 10, dv by dt is 10 raised to power 4, area is 10 raised to power minus 3, resistance is 20। And if we simplify this number,
तो एक आंसर तक पहुंच जाएगा, ये आपस में सेटल हो गए, 10 आएगा तो ये हो जाएगा 100/20 which is 5 ampere. Check the options, option भी given है, so A option is the correct option जो कि 5 ampere given है. So Faraday law का direct application. Next is question number 3. Let's check it. It says a coil having 500 square loops, each of side 10 centimeters, placed normal to the magnetic field flux, which increases at a rate of this Tesla per second. Induced EMF चाहिए. So induced EMF will become number of turns dV by dt into area. Now we are writing this NBA, remember that thing? उसको डिफरेंशिएट किया, A यूनिफॉर्म है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, B पता है, तो अपना आंसर आ जाएगा. नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, dV by dt अपने को 1 बताया गया है. एरिया निकालना होगा स्क्वायर लूप, इस डायमेंशन इज 10 सेंटीमीटर, सो दैट विल बिकम 10 by 10, और उसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इनटू मीटर स्क्वायर, एंड दैट्स डन. नो अगर आप देखोगे 0 0 0 0 मिल करके सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बनेगा 5 वोल्ट. सो वोल्ट्स में EMF 5. लुक एट द ऑप्शन, D ऑप्शन, करेक्ट आंसर. Okay, so kind of one-liners, direct application of formula. Question number next, again very similar type. So let me do that. It says a coil of 40 ohm resistance has these many turns and particular radius is connected to ammeter of resistance 160 ohms. Coil is placed perpendicular to the magnetic field. So ये perpendicular वाला term समझ में आ रहा होगा कि coil अगर आपका ऐसा placed है तो field उसके perpendicular outside या inside है. So that you can think of कि दोनों area vector और B vector के बीच का जो dot product चलने वाला था उसका angle अपने को पता है. Now when coil is taken out of the field, 32 microcoulomb charge flows through it. The intensity of magnetic field अपने को बताना है. So basically idea क्या है कि डेल्टा I by डेल्टा t की हम लोग बात करें, so that is डेल्टा Q by डेल्टा t. ऐसा समझ लेते हैं कि जो फैराडे कूलम में हम लोग I कैलकुलेट करते हैं, that is -1 by R d∅ by dt. Minus is again for this sense of the current. इसको आप देख सकते हो dq by dt. So this is going to be -1 by R d∅ by dt. Now you can think of कि dt cancel out हो गया, यहाँ से change in charge, basically charge flow. That's going to be change in flux divided by R. So you can treat it as a formula. जब कभी चार्ज कैलकुलेट करना हो तो फ्लक्स का चेंज कैलकुलेट करेंगे और रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे. ऐसा करने से अपने को चार्ज फ्लो पता चलेगा. इस केस में चार्ज फ्लो दिया गया, B मांगा गया, फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. अच्छा इसमें एक बात लिखी हुई है, द कॉइल इज टेकन आउट ऑफ द फील्ड. जब कॉइल को फील्ड से बाहर निकालेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा? 0. इनिशियली फ्लक्स कितना रहा होगा? जो भी रहा होगा, है ना. चेंज कितना होगा? व्हाटएवर द इनिशियल इट वाज. सो चार्ज के प्लेस पे रख सकते हैं 32. So you have 32 microcoulomb, that means 10⁻⁻⁶. Flux change, that means initial flux, क्योंकि finally 0 हो रहा है. Initial flux कितना रहा होगा? जिसमें number of turns लगे होंगे, जिसमें magnetic field unknown है, जिसमें एक area involved होगा, NBA cos 0. अच्छा दूसरा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में 160 ओम गैल्वेनोमीटर, सॉरी जो मीटर लगाया गया उसके साथ और 40 उसका था, दोनों मिला देंगे अपने को तो 200 का रेजिस्टेंस आ जाएगा इन टोटलिटी. इस छोटे से एक्सप्रेशन से B कैलकुलेट करना है. सो B की वैल्यू निकाली जा सकती है, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32 × 10⁻⁻⁶. A bit calculation, simple calculation by the way, into 200 divided by and number of turns. So there are 100 turns into area. Circular है, radius आपको दिया गया 6 mm. So once you know the radius, so you can write it like pi r square. R square का मतलब 6 का स्क्वायर में डायरेक्टली लिखूँ चलेगा 36 into 10⁻⁻⁶. ये 10⁻⁻⁶ क्यों आया? mm, and then you know कि उसके स्क्वायर करना मीटर में कन्वर्ट करने के बाद you can clearly observe कि ये नंबर कैंसिल हो रहा है. इनफैक्ट बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है. So
एक ये कैंसिल हुआ, दूसरा 100 का ये वर्जन कैंसिल हुआ, 32/36 की अगर हम लोग बात करेंगे और इधर से 2 बच रहा है। सो अगर हम लोग ऐसा लिखना चाहें तो अगर 32 डिवाइडेड बाई 18 बाई एनीथिंग एल्स नन। अच्छा, इस नंबर को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेट्स से अगर 2 से भी डिवाइड कर दो, 16 डिवाइड बाई 9 into 5। पाई की वैल्यू 3 के आसपास होती है, 3 पॉइंट समथिंग। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, फिर ऑप्शन चेक करोगे तो देखो क्लियरली ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी और डी में रहेगा। प्रॉपर्ली आप चेक कर सकते हो इसको कितना आएगा। तो ये आपको 0.566 दिखना चाहिए, या फिर जो भी होगा यू कैन चेक द करेक्ट वैल्यू, राइट। सो पॉइंट इज यू कैन सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, it says a coil has area particular and has these many turns. It is placed perpendicular to the field, again 0 बोल दिया, स्ट्रेन दे दिया गया। It is rotated through 90 degree. So जब 90 डिग्री से रोटेट करेगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। In this second, the average EMF induced, तो average EMF is going to be change in flux by change in time. इसने पूछा है कि इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। अच्छा, ये रोटेशन और क्लियर करना चाहिए कि किस सेंस में किस तरह से रोटेट किया है, क्योंकि ऑप्शन 0 नहीं है तो इसलिए हम लोग उस पॉइंट का यूज कर ले जाएंगे। देखो अगर ये लूप था और फील्ड ऐसा था तो फ्लक्स मैक्सिमम जा रहा होगा, राइट। और अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट कराते हैं, सपोज को इसी एक्सिस की खुद की एक्सिस से 90 डिग्री से रोटेट कराते हैं तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। सो रोटेशन कैसा चल रहा है ये इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है। सो वी विल एज्यूम कि इसका रोटेशन इस एक्सिस की ओर 90 है। सो इससे क्या होगा कि फ्लक्स चेंज अपने को दिख जाएगा, उसी एक्सिस से नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी भी एक डायमीटर से चलेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी डायमीटर का एक्सिस लेंगे वहां से रोटेट करा देंगे। सो बेसिकली एक्सिस हैज टू बी इन द प्लेन ऑफ दिस थिंग। इसके बेसिस पर अगर हम लोग जाएं तो ये बन जाएगा कि ना फ्लक्स फाइनली अगेन 0 इनिशियली सम नंबर्स यू कैन कॉल इट एज NdA/T whatever the time has been given to you, just put the values, let's check the answer। number of turns 800, B की जो वैल्यू है वो 4 into 10 raised to the power -5। सिंपल कैलकुलेशंस है। एरिया डायरेक्टली दे रखा है 0.05 डिवाइड बाई टाइम इज 0.1 सेकेंड। चार ऑप्शंस में अपने को राइट ऑप्शन कैच करने की कोशिश करनी है। सो एक मिनट अगर कैलकुलेशन कर भी लेते हैं, सो ये से मर्ज होकर के 41 आ जाएगा और 160 आ जाएगा। सो इससे 160 into 10 raised to the power -4, ये अप साइड जाएगा तो कम बढ़ेगा। माइनस को जब लेके आएंगे तो 0.016 वोल्ट जैसा कुछ दिख रहा है। एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन, परफेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा डी ऑप्शन में। So again, direct formula, just use the equation. Question number 6. It says if a coil of this turn and area this is suddenly removed from the magnetic field. Again, suddenly removed मतलब final flux 0 हो गया। So whatever the initial flux was, that will be the change in the flux. It is observed that the charge is this Coulomb flows in the coil. The resistance of the coil is this. The magnetic flux density will be how much? You can easily calculate this question. So what do you do is delta Q is equal to delta phi by R। एक फॉर्मूला भी बात किया था, ये आपको ट्राई करना है, आंसर चेक करना है, 1 गो में करेक्ट आना चाहिए। थोड़ा और अगर मैं हेल्प करूं तो ये आएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई के प्लेस पे आप लिखोगे इनिशियल फ्लक्स, दैट मींस नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइड बाय R। Look carefully, number of turns known, area known, and resistance is also known, charge is known। क्या निकालना है यहाँ से? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और डेंसिटी, जिसका मतलब है फील्ड कैलकुलेट करना है। कैन यू डू दैट? चेक द आंसर। सो आई एम skipping it. Next question is 7. It says a coil having 9 turns at resistance R ohm is connected by a galvanometer of resistance 4R ohm. This combination is moved in time t seconds from a magnetic field W1 variable to
W2 Weber, how much the current is induced in the circuit, right? So let's check कि क्या करना है. फिर से वही है कि अपने को फ्लक्स चेंज कैलकुलेट करना है. अच्छा, इसने एक टर्म यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड W1 वेबर टू W2 वेबर. वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स और उसको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है. चल पहले वो एक एरिया को काउंट करके चल रहा होगा जिस एरिया से पास कर रहा है. सो फील्ड इनटू द एरिया, आई मीन लाइक फील्ड और एरिया का जो यूज करते हुए ये आपको फ्लक्स डायरेक्टली बता रहा है. So current निकालना है, induced current. So induced current will be like minus 1 upon R delta phi by delta t, isn't it? Now R का मतलब हुआ resistance. If you look at Christian, इसने बोला है कि उसके पास R resistance coil के पास था और galvanometer जो लगाया गया है वो 4R ohm का है. So they must be having the same current passing through, मतलब वो series combination है. So R equivalent लगाना पड़ेगा अपने को और R equivalent series combination में आप पाओगे कि this is going to be R plus 4R. That turn out to be 5R ohms में definitely. अच्छा, ये आया माइनस, तो 1 upon 5R तो अपने को पता चल गया. फ्लक्स चेंज ये W1 से W2 जाता है, बट ये क्या है, ये फील्ड इनटू एरिया का प्रोडक्ट है, राइट? सो ये वेबर में फ्लक्स है. अच्छा, टर्न्स क्या होते हैं? टर्न्स कॉइल में होते हैं. तो अगर आप टर्न्स बदलोगे तो हर एक टर्न, बेसिकली ये जो है फ्लक्स पर टर्न के बारे में. अगर आप एक लूप लगाओगे तो इतना फ्लक्स मिलेगा. मल्टीपल लूप्स लगाओगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप लूप बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स का काउंटिंग बढ़ रहा है, बट एरिया में एग्जिस्ट करने वाला फ्लक्स अभी भी वही है. सो ये जो टर्न्स हैं दैट हैज टू गो विद द फ्लक्स टोटलिटी, राइट? तो ये हो जाएगा कि एंड W2 फ्लक्स विल बी फाइनल पासिंग थ्रू द योर सिस्टम, जिसमें भी जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए उसके बारे में बात करेंगे. और एंड W1 is the total flux passing through initially, you know, in the initial field, right? और ये जो मूवमेंट हुआ वो t टाइम में हुआ है. So induced current is going to have the value like this thing, कि minus n W2 minus W1 divided by 5R into t. थर्ड ऑप्शन है easily to detect कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है, and you'll find कि ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है. So that's your answer. ये n समझ में आया कैसे यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब अगर ऐसा बोला जाए कि इतना वेबर का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इतना वेबर का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ टर्न्स काउंटेड नहीं हो पर लूप के लिए. अगर एक लूप लगाओगे तो इतना फ्लक्स मिलेगा. अगर आपने नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा कर लिए तो मल्टीप्लाई कर सकते हो लूप के बेसिस पे. Let's go to the next one. It says a circular coil of 500 turns of wire has an enclosed area. So number of turns आपको हाईलाइट किए गए. enclosed area के बारे में बताया गया, per turn के बारे में. It is kept perpendicular to the field, so you got to know induction field. 180 से रोटेट कराया गया. अब 180 से रोटेट कराने में फ्लक्स एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो फ्लक्स का चेंज जो होगा डबल हो जाएगा. अबाउट द डायमीटर, इन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि डायमीटर के अबाउट जो रोटेशन हुआ है, क्योंकि अगर उसके खुद के एक्सिस से रोटेट कराओगे तो आप पाओगे कोई चेंज नहीं आने वाला. फील्ड इन दिस टाइम, हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू द कॉइल इन कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस दिस. सो इसने कंबाइंड रेजिस्टेंस भी दे दिया गया. अगेन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. जो क्रक्स पॉइंट है उसके बारे में बता था, बाकी आप सॉल्व करोगे. आप ऐसा यूज करोगे कि जो चार्ज का फ्लो आएगा डेल्टा क्यू वो आएगा डेल्टा फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर. फ्लक्स में ख्याल रखना है, फ्लक्स जो हम लोग लिखेंगे ना, सो ऐसा लिखेंगे, अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो भी चल जाएगा कि एक फाइनल फ्लक्स होगा माइनस इनिशियल फ्लक्स होगा डिवाइड बाई आर. साइन को एक बार के लिए डाल देते हैं. अच्छा, फाइनल और इनिशियल में क्या होगा कि अगर ये आपका लूप था और लेट्स से फील्ड आउटसाइड था, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दे वर इन द सेम डायरेक्शन. बट अगर आप इसने डायमीटर के अबाउट 180 से फ्लिप कर दोगे तो एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. तो जितना फ्लक्स पहले बाहर आ रहा था, यू नो, अभी भी उतना ही फ्लक्स बाहर आएगा, बट क्या होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन एरिया बदलने से वो 180 में कन्वर्ट हो गया होगा. सो ये दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट साइन पे होंगे, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एन बी ए डिवाइड बाई आर. इंपॉर्टेंट है कि 2 क्यों आया, 180 से रोटेट कराने के बाद. तो अगर ये समझता तो अपना काम होता है. नंबर ऑफ टर्न्स अपने को पता है, एरिया इज नोन, फील्ड इज नोन,
you can easily catch के कौन सा answer है. So I'm not doing the calculation because they are very simple. You can do and mark the answer which one is the correct. Next, a solenoid is 1.5 meter long and its inner diameter is 4 centimeter. It has three layers of winding. That's important one. Or each of 1000 turn and carries a current of this ampere. Magnetic flux for a cross section, एक cross section से चाहिए अपने को. Solenoid is nearly. So crux is कि एक cross section से चाहिए, पूरे cross section से नहीं. So flux जो जाएगा वो आएगा B, जो field आएगा into one cross section और वो cos zero you know solenoid में field और area same direction में जाता है. अच्छा जब हम लोग फील्ड कैलकुलेट करने जाएंगे उसके लिए फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड पर यूनिट लेंथ आई इज द करंट इनटू एरिया इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर. नाउ म्यू नॉट इज म्यू नॉट एन को समझते हैं. इसने बोला है कि 3 layers of binding 1000 each turn, right? So एक में अगर 1000 turn है, so total 3000 turns आ रहा है. तो यह आ जाएगा 3000. That's the number of turns per unit length. Length is 1.5 meter. So ये n आ गया. Current अपने को दिया गया 2 और 5 you know r square. R is going to be radius, which is 2 into 10 raised power minus 2 का होल स्क्वायर कर दोगे. एक सिंपल सा नंबर म्यू नॉट की वैल्यू प्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि कितना आंसर आता है. 3-4 ऑप्शन में एक आंसर आएगा, वो आंसर आपको निकालना है और फिर बताना है कितना आंसर आता है, कौन सा करेक्ट है. तो आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो. म्यू नॉट की वैल्यू पता है अपने को, राइट? सो म्यू नॉट इज 4 pi into 10 raised power minus 7. So this is how we can handle this question number 9. Question number 10, it says, ये conceptual है, one liner है. Faraday's laws are consequence of conservation of what? Energy and magnetic field, charge, magnetic field. So there's no concept like magnetic field conservation. Yes, there's a concept called charge conservation and the energy conservation. So as far as the conservation laws are concerned, B और D तो normal common sense से दूर हो जाएंगे. Now, जब आप फैराडे लॉ के बारे में बात करते हो तो बेसिकली EMF निकालते हैं -G5/AT और फिर देखा होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसका वर्क डन निकालते हैं तो टोटल एनर्जी को हम लोग काउंट करते हैं. इसमें टोटल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर लास्ट दैट इज 11th. ये भी रेडियो है. It says the south pole of a magnet is dropped towards a circular coil. Then क्या होने वाला है वो अपने को समझना है. So ऐसा समझो कि अगर आपके पास ये coil है और एक बार मैग्नेट का साउथ पोल ड्रॉप किया जा रहा है तो फील्ड लाइन अगर आप देखोगे साउथ की तरफ ऐसे फील्ड्स आते हैं बार मैग्नेट की. सिंस वो ड्रॉप किया जा रहा है दैट मींस इट इज मूविंग लाइक दिस. तो ये जो कॉयल है नीचे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो कॉयल है उससे फ्लक्स बढ़ रहा होगा और फ्लक्स ऊपर जा रहा है, ग्रोइंग है. सो फैराडे का लॉ आएगा, लेंस लॉ आएगा, करंट फ्लो करेगी. करंट इस तरह से चलेगी कि ये चेंज ऑफ द फ्लक्स को अपोज करेगी. तो फ्लक्स जब ये नीचे आएगा, फ्लक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये चाहेगा कि फ्लक्स नीचे की तरफ जाए, इसलिए ये कैसा करंट चलाएगी. अगर ये ऐसा करंट चलाया दैट मीन्स इफेक्टिवली इट बिकम्स south and north. So this loop is equivalent to this bar magnet. Now अब south बाजू में रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे. so वहाँ से आप देख सकते हो. तो जैसे लिखा हुआ ना ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप, जब आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा करंट जाता हुआ नजर आएगा. आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये क्लॉकवाइज होता है. The induced current will be clockwise and acceleration of the magnet decreases as it drops. तो जैसे ड्रॉप करेगा डिक्रीज करेगा. अप्रोप्रिएट लग रहा है. दूसरा ऑप्शन है वन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ये देखो ऊपर से देखने पे क्या अपने को समझता है ये क्लॉकवाइज है, बस ये ऑब्जर्वेशन देखना है. और एक्सेलरेशन मैग्नेट का डिक्रीज कर जाएगा. एज ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप इंड्यूस्ड करंट ऑफ द कॉइल विल फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एज सून एज द मैग्नेट ड्रॉप्स इट एक्सेलरेशन डिक्रीजेस. सो ए ऑप्शन अप्रोप्रिएटली लगा हुआ, इसको मार्क करें.
ओके सो ये डीपीपी नंबर 2 था जो कि फैराडेज लॉ पे था, बेसिक था। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैंने फाइनल तक नहीं निकाला है, सो यू कैन फाइंड सॉल्व देम, फाइंड द फाइनल आंसर और उसको आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।